अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम हीम सिंथेसिस की बात करेंगे। तो हीम सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हर स्टेप में हमारे पास हर स्टेप में जिस भी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो डिसऑर्डर होगा हम उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोरफायरिन्स हमारे पास क्या होते हैं। पोरफायरिन्स हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे पास मेटल आयंस जैसा कि फेरिक या फिर फेरस आयरन के साथ हमारे पास अटैच होते हैं। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल है हीम की। हीम बेसिकली हम जानते हैं, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास हीम और ग्लोबिन चैन आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन बना रहे होते हैं। तो हीम बेसिकली हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीमोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स में हम स्पेशली P450 CYP मोनो ऑक्सीडेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कैटालेज और पर्सिडेज, इन सब में हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास पोरफायरिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। इस तरह से हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। पायरोल रिंग बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। नाइट्रोजन होता है इनमें। तो हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि आपस में मिथेनाइल ब्रिजेस के जरिए अटैच हुई होती हैं। पोरफायरिन के स्ट्रक्चर में अगर हम साइड चेन्स की बात करें तो हमारे पास पोरफायरिन्स बेसिकली इन्हीं की वजह से हमारे पास पोरफायरिन्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जो 4 रिंग्स के साथ हमारे पास साइड चेन्स अटैच होती हैं। अब हम डिफरेंट पोरफायरिन्स आगे जाकर पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास यूरो पोरफायरिन में हमारे पास एसीटेट और प्रोपियोनेट यहाँ पे साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। कोप्रोपोरफायरिन में हमारे पास मिथाइल और प्रोपियोनेट, और इसी तरह से प्रोटोपोरफायरिन 9 में हमारे पास विनाइल, मिथाइल और प्रोपियोनेट ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर हम साइड चेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स हैं, जिनको एक को हम A B C D इस तरह से बोलेंगे। और अगर यहाँ पे साइड्स पे हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एसीटेट और ये प्रोपियोनेट हमारे पास है। यहाँ पे भी एसीटेट, प्रोपियोनेट। तो ये जो हमारे पास रिंग B और C है, यहाँ पे एसीटेट और प्रोपियोनेट का जो जिस तरह से वो अटैच है, यहाँ पे नीचे भी वो इसी तरह से पहले एसीटेट फिर प्रोपियोनेट अटैच है। अगर हम A की बात करें तो A पे जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे एसीटेट और प्रोपियोनेट अटैच है, सेम इसी तरह हमारे पास B पे पहले नीचे एसीटेट फिर प्रोपियोनेट अटैच है। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप 1 पोरफायरिन होती हैं। लेकिन ह्यूमंस में जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हमारे पास पोरफायरिन्स होती हैं वो पोरफायरिन टाइप 3 होती हैं, और उनमें हमारे पास थोड़ी सी एसिमेट्री होती है कि जो हमारे पास डी रिंग होती है यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारे पास उल्टा हो जाता है। ये P और A, यहाँ पे P और A होने के बजाय A और P हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप 3 पोरफायरिन होती हैं जो कि फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं ह्यूमंस में। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है पोरफायरिनोजेंस। तो पोरफायरिनोजेंस बेसिकली हम पोरफायरिन जिनको डिस्कस करने वाले हैं उनके प्रिकर्सर्स होते हैं। हमारे पास ये कलरलेस होते हैं और ये पोरफायरिन्स के प्रिकर्सर होते हैं। ये जब हमारे पास सनलाइट से एक्सपोज होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये हमारे पास कलर्ड पोरफायरिन्स बन जाते हैं। अब अगर हम बायोसिंथेसिस ऑफ हीम की बात करें कि हमारे पास हीम किस तरह से बनती है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास हीम की सिंथेसिस होने वाली है। तो 2 हमारे पास मेजर साइट्स हैं। एक हम लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक हमारे पास इरिथ्रॉइड सेल्स। तो इरिथ्रॉइड सेल्स बेसिकली हमारे पास वो सेल्स होते हैं बोन मैरो के जो कि हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स RBCs को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। 85% हीम की सिंथेसिस हमारे पास इरिथ्रॉइड सेल्स में होगी और बाकी हमारे पास लिवर में होगी। अब अगर हम रेट ऑफ हीम सिंथेसिस की बात करें कि बेसिकली हीम सिंथेसिस का जो हमारे पास रेट होता है वो हमारे पास इरिथ्रॉइड सेल में कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इरिथ्रॉइड सेल हमारे पास जो हीम बना रहे हैं वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के लिए ही बना रहे हैं। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को कांस्टेंटली चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेट रहेगा हमारे पास हीम के बनने का वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। और ये हमारे पास किसके साथ मैच होगा, जितनी हमारे पास ग्लोबिन सिंथेसिस हो रही होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस तरह से बननी है, हीम और ग्लोबिन के आपस में अटैच होने के साथ। तो जितनी ग्लोबिन हमारे पास प्रेजेंट होगी उतनी ही हीम बनती रहेगी, और हमें हीमोग्लोबिन कॉन्स्टेंटली चाहिए तो हमारे पास इसका रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम लिवर में बनने वाली हीम के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो रेट है हीम सिंथेसिस का ये हमारे पास वेरिएबल है। हमारे पास लिवर हीम प्रोटीन्स किस लिए बना रहा होता है, लिवर हमारे पास नंबर ऑफ़ हीम प्रोटीन्स बना रहा होता है साइटोक्रोम्स वगैरह के लिए। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया साइटोक्रोम P, ये बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ
इसके लिए हमें हीम प्रोटीन चाहिए। तो अब बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ हीम सिंथेसिस हमारे पास वेरिएबल क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ड्रग हमारी बॉडी में आ जाए तो बेसिकली ये जो CYP होती हैं ये हमारे पास मेटाबोलाइज करती हैं ड्रग्स को। तो जब हमारे पास ड्रग्स की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो लिवर बेसिकली हमारे पास CYP की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, और इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा हीम चाहिए होगी। तो हमारे पास हीम की कंसनट्रेशन या फिर उसका रेट ऑफ सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी तो CYP की डिमांड हमारे पास वो भी ड्रॉप कर जाएगी, और इस तरह से हीम सिंथेसिस भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीम सिंथेसिस है वो हमारे पास वेरिएबल रहेगा। ये बेसिकली ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है? हमारे पास हीम पूल पे, कि बेसिकली अगर हमारे पास हीम पूल यानी फ्री हीम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होगा, जिसकी वजह से हीम कंसनट्रेशन कम कर दी जाएगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास हीम की कंसनट्रेशन कम होगी तो हीम की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स जिस तरह से डिमांड्स होंगी हम उसी तरह से हीम का रेट सिंथेसिस हमारे पास वेरिएबल होता रहेगा। अब अगर हम हीम सिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में बात करें तो हमें ये सब स्टेप्स पता होने चाहिए, और हर स्टेप पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा है हमें हर उस एंजाइम का पता होना चाहिए। हीम सिंथेसिस बेसिकली हमारे पास दो जगह पर होती है, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में और एक हमारे पास साइटोसोल में। तो हीम सिंथेसिस का जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा और लास्ट 3 स्टेप्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, बाकी सब स्टेप्स हमारे पास साइटोसोल में हो रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और इन दोनों के मिलने के रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड ALA। तो बेसिकली इन दोनों के मिलने से हमारे पास ALA बनेगा। अब इस स्टेप में जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होने जा रहा है, हम उस एंजाइम को अगर देखें तो बेसिकली हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? ALA की डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड। तो बेसिकली एंजाइम का नाम भी हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग होगा, ALA सिंथेज ALA को बनाने वाला, राइट। अब इस एंजाइम को काम करने के लिए एक कोएंजाइम की ज़रूरत होती है, और वो कोएंजाइम बेसिकली हमारे पास पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP हम बोलते हैं। ये हमारे पास विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म होती है। तो इस तरह से हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम है और ग्लाइसिन हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस स्टेप को बेसिकली हम रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। अगर हम ALA सिंथेज की बात करें तो ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक ALAS1 और दूसरा हमारे पास ALAS2। ALAS1 की बात करें तो हमारे पास ऑल टिश्यूज़ में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बेसिकली एरिथ्रॉइड सेल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ALAS2 प्रेजेंट होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन जब हमारे पास आपस में मिलते हैं तो यहाँ से कोएंजाइम A और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, और हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड बनता है हमारे पास। अब ये जो एसिड बना है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके हमारे पास साइटोसोल में आ जाएगा। साइटोसोल में ये जब हमारे पास आ जाएगा तो इसके ऊपर हमारे पास एक और एंजाइम आके एक्ट करेगा, और उस एंजाइम का नाम है हमारे पास ALA डिहाइड्रेटेज, यानी डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड से हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, वाटर का रिमूवल होगा, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम है ALA डिहाइड्रेटेज। और इसके रिजल्ट में बनने वाली जो हमारे पास चीज़ है उसका नाम है पोर्फोबिलिनोजन। तो हम इस एंजाइम को PBG सिंथेज यानी पोर्फोबिलिनोजन सिंथेज भी बोल सकते हैं, और साथ में ALA डिहाइड्रेटेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। अब हमारे पास पोर्फोबिलिनोजन बन गया, इसको हम PBG बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डीअमीनेशन होगी, हमारे पास 4 अमोनिया यहाँ से रिमूव होंगे, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होना है दैट इज़ HMB यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज, यानी इसकी सिंथेसिस हो रही है, या फिर हमारे पास पोर्फोबिलिनोजन PBG डीअमीनेज, इसकी डीअमीनेशन हो रही है हमारे पास। तो ये एंजाइम हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है हमारे पास, ये आइसोमराइज करेगा, इसकी साइक्लाइजेशन होगी हमारे पास, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी इसको हम बोलेंगे यूरोपोरफिरोनोजिन।
3 हम इसको ये बोलेंगे। और ये बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन है ये हमारे पास एक लीनियर टेट्रापाइरोल बन जाता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 4 पाइरोल रिंग्स इस स्टेप तक बन चुकी होती हैं, लेकिन ये लीनियर होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये साइक्लाइज होती है और हमारे पास साइक्लिक टेट्रापाइरोल यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेस, क्योंकि हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजिन यहाँ पे बन रहा है, तो इस एंजाइम का नाम है यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लीनियर टेट्रापाइरोल था और यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक टेट्रापाइरोल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और इस यूरोपोरफायरिनोजिन से हमारे पास कोपोरफायरिनोजिन 3 बनेगा। और जो एंजाइम हमारे पास यहाँ पे यूज़ होना है दैट इज़ यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यूरोपोरफायरिनोजिन की हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। उसके बाद ये जो हमारे पास कोपोरफायरिनोजिन बना है इसने बेसिकली जैसे यहाँ पे ये सारे स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए ये साइटोसोल में हो रहे थे, तो ये जो कोपोरफायरिनोजिन है ये हमारे पास वापस ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये कोपोरफायरिनोजिन हमारे पास कोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके डीकार्बोक्सिलेशन करवा के हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 बनाएगा। तो ये बेसिकली हम इसको दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अंदर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये अंदर जाकर ही हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 में कन्वर्ट होता है। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंट में होता है? कोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन था और यहाँ पे हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसमें Fe2+ हमारे पास ऐड होगा और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज़ फेरोकिलेटेज और इसकी प्रेजेंट में हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 और ये आयरन मिलके हमारे पास हीम बना देंगे। तो ये बेसिकली सारे स्टेप्स हैं हमारे पास हीम सिंथेसिस के, जिनमें हमारे पास लास्ट 3 स्टेप और फर्स्ट स्टेप हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुए और बाकी जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े वो सारे हमारे पास साइटोसोल के अंदर हुए। जितने भी एंजाइम्स हमने डिस्कस किए वो बेसिकली हमारे पास जिस तरह से स्टेप्स थे हमारे पास एंजाइम के नाम भी सेम उसी तरह से, लाइक जिस चीज़ की सिंथेसिस हो रही थी उसी की बेस पर हमारे पास एंजाइम के नाम है, या फिर जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे पास एंजाइम के नाम उसी के अकॉर्डिंग है। हम लास्ट पे जाके इसका एक निमोनिक देखेंगे जिससे हम ये इनको इजीली याद रख पाएंगे। अब बेसिकली हमने हर स्टेप में ये जो डिफरेंट एंजाइम पढ़े, तो डिफरेंट एंजाइम्स की हमारे पास जब डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी के रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स आएंगे। तो हम उन डिसऑर्डर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लाइक ये एंजाइम्स के नाम हमें इसलिए भी याद रखने होंगे कि इनके साथ हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड हैं। तो हम उन डिसऑर्डर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हमारे पास किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो ये मैंने सारे वापस वो सिंथेसिस वाले स्टेप लिखे, हीम सिंथेसिस वाले। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था सेक्सिनाइल कोएंजाइम में और ग्लाइसिन मिलके हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड बना रहे थे। और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा था वो हमारे पास ALAS2 यूज़ हो रहा था। हमने डिस्कस किया था कि ALAS2 हमारे पास इरिथ्रोइड सेल्स में यूज़ होता है और ALAS1 हमारे पास ऑल टिश्यूज़ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ALAS2 यूज़ हो रहा है। अगर हमारे पास बेसिकली इस एंजाइम की इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है तो ये हमारे पास अपना फंक्शन नहीं कर पाता। इसका फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या था? अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड को बनवाना। तो हमारे पास जब ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से हमारे पास बेसिकली एंड पे हमारे पास हीम नहीं बनेगी। जब ये स्टेप ही नहीं होगा तो हमारे पास एंड पे जाके हीम नहीं बनेगी। जब हमारे पास हीम नहीं बनेगी तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे पास आयरन प्रेजेंट है उन आयरन को अटैच होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो बेसिकली आयरन ओवरलोड हो जाएगा। हमारे पास RBCs के न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास आयरन इस तरह से रिंग फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास रिंग सिड्रोब्लास्ट बनेंगे। आयरन बेसिकली हमारे पास हीम के साथ अटैच नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रैप्ट रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको आयरन ओवरलोड या फिर रिंग सिड्रोब्लास्ट बोलेंगे। लैब फाइंडिंग्स हमारे पास लाइक हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है? तो हमारे पास फेरेटिन लेवल और आयरन लेवल बेसिकली हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। एक्स लिंक्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है हमारे पास, जो बेसिकली ALAS2 के लिए जो जीन होती है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेड पॉइजनिंग।
अब ब्लड पॉइजनिंग में हमने दो एंजाइम्स देखने। एक एंजाइम हमने देखा जब हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिवुलिनिक एसिड हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम था ALA डिहाइड्रेटेज, जिसने बेसिकली यहाँ से डिहाइड्रेशन करवानी थी। ये एंजाइम हमारे पास हाईली सेंसिटिव होता है लेड के लिए। लाइक अगर लेड यहाँ पे आ जाए इसके पास, तो ये बेसिकली हमारे पास इसको इनहिबिट करवा देता है। सेकंड एंजाइम जिसको हमने डिस्कस करेंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास प्रोपोरफायरिन 9 जब हमारे पास हीम में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम फेरोचिलेटेज है, बेसिकली ये एंजाइम जब हमारे पास लेड से इनहिबिट हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास ALA डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज की लेड की वजह से इन दोनों की इनहिबिशन हो जाती है। ये दोनों हमारे पास हाईली सेंसिटिव होते हैं लेड के लिए। बेसिकली लेड के सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास लेड बेस्ड पेंट डस्ट वगैरह। इसके अलावा हमारे पास हाउस होल्ड प्लम्बिंग पाइप्स जो होते हैं, उनमें जो हमारे पास लेड प्रेजेंट होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट कर देता है। सिम्टम्स हमारे पास लेड पॉइजनिंग के क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लो IQ, एब्डोमिनल पेन। ये एब्डोमिनल पेन हमारे पास एक सिम्टम है जिसको हम याद रखेंगे, कॉन्स्टिपेशन, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिक चेंजेस। तो एब्डोमिनल पेन और न्यूरोलॉजिक चेंजेस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि हमारे पास लेड पॉइजनिंग के रिजल्ट में होते हैं। तो लेड बेसिकली हमारे पास जब इनहिबिट करेगा ALA डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज को, तो बेसिकली हमारे पास हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हीम सिंथेसिस के ही स्टेप्स हैं, तो हमारे पास हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब हमारे पास लेड का लेवल हमारे पास हाई होगा, तो बेसिकली हमारे पास ये एंजाइम फेरोचिलेटेज ये हमारे पास इसकी फंक्शनिंग इनहिबिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करवा रहा था, हमारे पास आयरन को इसके अंदर इंसर्ट करवा के हमारे पास ही बनवा रहा था। तो बेसिकली आयरन हमारे पास प्रोपोरफायरिन 9 के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जिंक, यहाँ पे जो मौजूद जिंक होगा वो हमारे पास इस प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी दैट विल बी जिंक प्रोटोपोरफायरिन। आयरन यहाँ पे अटैच नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास जिंक अटैच होने लग जाएगा, क्योंकि आयरन को अटैच करने वाला एंजाइम हमारे पास सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हमारे पास ऐसे पेशेंट में हमारे पास जिंक प्रोटोपोरफायरिन के हाई एलिवेटेड लेवल्स होंगे, हमारे पास हीम की प्रोडक्शन कम हो रही होगी, तो ऐसे पेशेंट में हमारे पास एनीमिया होगा। उसके अलावा हमारे पास अमाइनो लिवुलिनिक एसिड की कंसनट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा। ALA डिहाइड्रेटेज की कमी की वजह से हमारे पास अमाइनो लिवुलिनिक एसिड भी आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास अमाइनो लिवुलिनिक एसिड होता है, ये हमारे पास न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये भी हमारे पास इस पेशेंट में न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम जो लेड का सोर्स है इसको ही रिमूव करवा दें। बेसिकली हमारे पास इथाइलिन डीअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसको हम EDTA बोलते हैं, हमारे पास एक्सेस लेड को रिमूव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास लेड पॉइजनिंग है, जिसमें हमारे पास दो एंजाइम की फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही, दैट इज़ ALA डिहाइड्रेटेज, जो कि हमारे पास अमाइनो लिवुलिनिक एसिड को आगे कन्वर्ट नहीं कर रहा, और नेक्स्ट हमारे पास फेरोचिलेटेज। तो बेसिकली हमारे पास जो भी एंजाइम फंक्शन नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्टेप में जो एंजाइम है अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उससे पीछे वाला जो हमारे पास प्रिकर्सर होगा वो बेसिकली हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उससे आगे वालों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उससे पीछे वाले जितने भी प्रिकर्सर्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम हमारे पास फंक्शन नहीं करेगा, उससे पीछे वाले प्रिकर्सर्स हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमारे पास ALA डिहाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी के केस में ALA हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। दो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए, जिनमें एक हमारे पास लेड पॉइजनिंग और दूसरा हमने सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस किया। अब बाकी डिसऑर्डर्स हमारे पास सब पोरफायरियाज होंगे, तो हम पहले पोरफायरियाज के बारे में देख लेते हैं कि पोरफायरियाज हमारे पास क्या होते हैं। तो बेसिकली किसी भी पोरफायरिन प्रिकर्सर, जैसा कि यहाँ पे साइड पे मैंने सिंथेसिस ऑफ हीम के लिए वो सारे स्टेप्स ड्रॉ किए, तो हमारे पास कोई भी प्रिकर्सर बेसिकली जब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है, अगर वो एंजाइम सही से काम नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास एक्यूमुलेशन होगी किसी भी पोरफायरिन प्रिकर्सर की, और जब उसकी एक्यूमुलेशन होगी तो उसकी एक्सक्रीशन भी हमारे पास यूरिन में ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास पोरफायरियाज कितनी तरह के होते हैं, तो पोरफायरियाज हमारे पास इनहेरिटेड पोरफायरियाज दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। बेसिकली पोरफायरियाज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही होती है यूनिक पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट। जितने भी हमारे पास हीम सिंथेसिस में इंटरमीडिएट हैं, उनमें किसी भी इंटरमीडिएट की एक्यूमुलेशन होगी, और वो एक्यूमुलेशन क्यों होगी, क्योंकि उसको नेक्स्ट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने वाला हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंट होगा, तो बेसिकली वो इंटरमीडिएट हमारे पास एक्यूमुलेट होने लग जाएगा।
अगर हम पोरफायरियाज की टाइप की बात करें तो हमारे पास दो तरह के पोरफायरियाज होते हैं, एक इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया और एक हमारे पास हेपेटिक पोरफायरिया। इरिथ्रोपोइटिक हमारे पास तब होंगे जब हमारे पास हीम सिंथेसिस जो इरिथ्रॉइड सेल्स में हो रही है वहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंट होंगे, और हेपेटिक हमारे पास तब होगी कि हमारे पास हीम सिंथेसिस जब लिवर सेल्स में होगी और वहाँ पे जब एंजाइम डेफिशिएंट होंगे। तो अगर हम हेपेटिक पोरफायरिया की बात करें, हमारे पास फर्दर दो तरह के होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट पोरफायरियाज। इनकी जो आगे हमारे पास टाइप्स हैं ये सब हमने याद रखनी है। अगर हम क्रोनिक हेपेटिक पोरफायरिया की बात करें तो हमारे पास इसमें एक ही आता है, दैट इज़ पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। और अगर हम एक्यूट की बात करें तो हमारे पास ये तीन तरह के होते हैं, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, हेरिडिटरी को पोरफायरिया और इसके अलावा हमारे पास वेरीगेट पोरफायरिया। तो ये तीन तरह के एक्यूट पोरफायरिया हमारे पास होते हैं। इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया की बात करें तो हमारे पास कंजेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया एंड इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया। तो ये दो तरह के पोरफायरिया हैं। हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेपेटिक और इरिथ्रोपोइटिक में, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिक दोनों पोरफायरिया में हमारे पास इरिथ्रोपोइटिक वर्ड यूज़ हो रहा है। अब बेसिकली हमने देखना है कि हमारे पास इन सारे पोरफायरियाज के डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होंगे, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट में बात करें, हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम या ग्लाइसिन ने मिलकर डेल्टा अमाइनो लिविलिनिक एसिड बनाया, उसके बाद हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन बना और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बना। तो बेसिकली यहाँ तक पोर्फोबिलिनोजिन तक हमारे पास अभी तक कोई टेट्रापाइरोल नहीं आया था। जब हम सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तो हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिन को बेसिकली टेट्रापाइरोल बोला था, लीनियर टेट्रापाइरोल। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन है जिसको हमने लीनियर टेट्रापाइरोल बोला था। तो यहाँ तक जो हमारे पास लीनियर टेट्रापाइरोल के बनने से पहले हमारे पास जिन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, उन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो पोरफायरियाज होंगे उनके सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन हमारे पास जो हमारे पास सबसे कॉमन सिम्टम होगा, उसके अलावा हमारे पास न्यूरोसाइकियाट्रिक साइंस होंगे हमारे पास। लेकिन लीनियर टेट्रापाइरोल के बनने के बाद ये बाकी सारों में हमारे पास टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर होगा। तो जब हमारे पास एक्यूमुलेशन होगी टेट्रापाइरोल की, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन हमारे पास एक्यूमुलेट करना लग जाएगा और बाकी नीचे वालों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन और इससे ऊपर जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स हैं इनकी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी। जब हमारे पास टेट्रापाइरोल्स की एक्यूमुलेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो सबसे मेजर सिम्टम आता है दैट इज़ फोटोसेंसिटिविटी। फोटोसेंसिटिविटी का मतलब कि ऐसे पर्सन जिनमें हमारे पास ये वाले पोरफायरियाज होंगे उनकी स्किन हमारे पास सनलाइट के लिए बहुत ज़्यादा फोटोसेंसिटिव हो जाएगी। सनलाइट से जब वो एक्सपोज होंगे तो उनके स्किन पे इचेस आने लग जाएंगे और बर्न्स हमारे पास उनकी स्किन पर आने लग जाएंगे। तो ये हमने याद रखना है कि जब हमारे पास प्रायर टू सिंथेसिस ऑफ टेट्रापाइरोल हमारे पास कौन से सिम्टम्स होंगे पोरफायरियाज में, एब्डोमिनल और न्यूरोसाइकियाट्रिक। जबकि टेट्रापाइरोल जब हमारे पास बनने लगेगा तो इनकी फॉर एग्जांपल टेट्रापाइरोल वाले एंजाइम जब हमारे पास डेफिशिएंट होंगे तो इनकी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास सबसे कॉमन सिम्टम होगा दैट विल बी फोटोसेंसिटिविटी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से हीम सिंथेसिस के सारे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन मिलेंगे, हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिविलिनिक एसिड बनेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम था वो ALAS2 था जिसकी डेफिशिएंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया था जो कि पोरफायरिया नहीं है, उस डिसऑर्डर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि हमारे पास जब अल्फ़ा अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, बेसिकली हमारे पास PBG में पोर्फोबिलिनोजिन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम था वो हमारे पास ALA डिहाइड्रेटेज था जिसकी डेफिशिएंसी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जब हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन हमारे पास नेक्स्ट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है दैट इज़ हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम था उस एंजाइम को हमने पढ़ा था HMB हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेस, बेसिकली इसकी सिंथेसिस हो रही है। तो अगर हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके रिजल्ट में जो पोरफायरिया हमारे पास होगा वो हमारे पास है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट पोरफायरिया जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पास हेपेटिक पोरफायरिया या फिर इरिथ्रोपोइटिक, तो इसके नाम में हमें कोई इरिथ्रोपोइटिक नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास हेपेटिक पोरफायरिया है एक्यूट टाइप का। अगर इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले बताना है कि हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हमारे पास इसमें डेफिशिएंसी हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है।
जब हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उससे ऊपर वाले इंटरमीडिएट हमारे पास एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, क्योंकि वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे। पीबीजी हमारे पास एचएमबी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसकी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी। तो बेसिकली जो पीछे वाले इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी। तो इस पोरफायरिया में हमारे पास पीबीजी और एएलए की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, और ये हमारे पास लैब्स फाइंडिंग में आएगा कि बेसिकली उस पर्सन के यूरिन में हमारे पास पीबीजी और एलए एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। यूरिन हमारे पास उसका जैसे ही हम लाइट या एयर को एक्सपोज करेंगे तो वो हमारे पास डार्क हो जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे आगे हमारे पास क्यों वो डार्क होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये फोटो सेंसिटिव सिम्टम्स इसके हैं या नहीं, तो हमने कहा था कि जब तक हमारे पास किसी पायरोल की डेफिशिएंसी वाला एंजाइम आता है, जब तक हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी नहीं आती। तो बेसिकली हमारे पास पीबीजी हमारे पास एक पायरोल नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई फोटो सेंसिटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमारे पास जब तक टेट्रापायरोल की एक्यूमुलेशन नहीं होगी तब तक हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी वाले इफेक्ट नहीं आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन तो बन ही नहीं रहा हमारे पास। बेसिकली इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन और एएलए की हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी। अब हमने कहा था जिनमें फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती बेसिकली उनके हमारे पास मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एब्डोमिनल पेन, न्यूरोपैथी, और हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको हेमिन आईवी हेमिन देते हैं और साथ में ग्लूकोज देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया की ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें, जब हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जब बन जाता है हीम सिंथेसिस में, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन हमारे पास नेक्स्ट यूरोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट होता है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट होता है बेसिकली हमारे पास। और इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज। सिंपल हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन बन रहा है, तो बेसिकली जो एंजाइम होगा वो हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज होगा। तो जब हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास पोरफायरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, CEP, कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। ये हमारे पास एक इरिथ्रोपोइटिक टाइप ऑफ पोरफायरिया है। अब बेसिकली जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 हमारे पास नहीं बनेगा। तो हमारे पास किस चीज़ की एक्यूमुलेशन होगी, तो बेसिकली हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन है ये हमारे पास कुछ और इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास है यूरोपोरफायरिनोजन 1, और उसके बाद हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन हमारे पास कोपोरफायरिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन से यूरोपोरफायरिनोजन 3 बनने के बजाय यूरोपोरफायरिनोजन 1 और यूरोपोरफायरिनोजन हमारे पास कोपोरफायरिनोजन 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बेसिकली हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि पोरफायरिनोजन हमारे पास कलरलेस कंपाउंड होते हैं, इनका जब लाइट्स के साथ या फिर एक्सपोजर होता है या फिर ये ऑक्सीडाइज होते हैं हमारे पास तो ये पोरफायरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लाइट के साथ इनका जैसे ही एक्सपोजर होगा तो हमारे पास यूरोपोरफायरिन 1 और ये कोपोरफायरिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली पोरफायरिनोजिन हमारे पास कलरलेस होते हैं, जबकि पोरफायरिन्स हमारे पास कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो कि बेसिकली लाइट के एक्सपोजर से बनते हैं। तो हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन हमारे पास इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में हमारे पास डेफिशिएंसी किस एंजाइम की है, यूरोपोरफायरिनोजिन 3 की। हमारे पास एक्यूमुलेशन किसकी हो रही है, यूरोपोरफायरिनोजिन 1 और कोपोरफायरिनोजन 1 की हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही है यूरिन में। अगर हम यूरिन के कलर की बात करें तो हमारे पास स्पॉट वाइन कलर का होगा। अगर हम फोटो सेंसिटिविटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलेन यहाँ पे ये वाला एंजाइम है, जबकि हमारे पास टेट्रापायरोल है। तो टेट्रापायरोल की हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये एक फोटो सेंसिटिव टाइप ऑफ पोरफायरिया होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके सिम्टम्स में रेड ब्राउन टीथ आएंगे, एरिथ्रोडोंटिया। तो बेसिकली हमने याद रखना है कि फोटो सेंसिटिविटी है ये नहीं। तो बेसिकली हमारे पास टेट्रापायरोल था, इसके बाद वाला एंजाइम ख़राब है तो इसकी एक्यूमुलेशन होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास फोटो सेंसिटिव होगा। फोटो सेंसिटिव होने का मतलब जब इनको सनलाइट के साथ एक्सपोजर हो जाता है तो हमारे पास स्किन के ऊपर ब्रिस्टल्स और हमारे पास स्किन के ऊपर ब्रिस्टल्स वगैरह और स्किन बर्न वगैरह होने लग जाता है। बेसिकली कंजेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का होता है, इसको हम गंथर डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन ने किस में कन्वर्ट होना है, इसने हमारे पास
कोपोरफाइरिनोजेन 3 में कन्वर्ट होना है। और इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम हमने डिस्कस किया था वो एंजाइम था हमारे पास यूरोपोरफाइरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज। बेसिकली यूरोपोरफाइरिनोजेन की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी जिसके रिजल्ट में हमारे पास कोप्रोपोरफाइरिनोजेन 3 बन रहा था। तो अगर हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी यूरोपोरफाइरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज, तो हमारे पास यूरोपोरफाइरिनोजेन ये वाला टेट्रापाइरोल जो कि हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में था इसकी एक्युमुलेशन हमारे पास होने लग जाएगी। तो बेसिकली इसकी एक्युमुलेशन से हमारे पास जो पोरफायरिया होगा उस पोरफायरिया को हम बोलते हैं पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोरफायरिया और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पोरफायरिया भी है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है क्यूटेनियस लाइट ये स्किन को अफेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कि टेट्रापाइरोल है उसकी एक्युमुलेशन होगी क्योंकि उसके बाद वाला एंजाइम हमारे पास क्या है, डेफिशिएंट है और वो उसको कोप्रोपोरफाइरिनोजेन में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है हमारे पास यूरोपोरफाइरिन हमारे पास यूरिन में। बेसिकली जो यूरोपोरफाइरिनोजेन है 3 है, जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पे ये भी हमारे पास यूरोपोरफाइरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक पोरफाइरिनोजेन से पोरफाइरिन में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास कलरलेस होते हैं और ये हमारे पास कलर्ड पोरफायरिन्स होते हैं। तो बेसिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इस यूरोपोरफाइरिन की हमारे पास एक्युमुलेशन होने लग जाएगी। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोरफायरिया है और यस इट इज़ फोटोसेंसिटिव क्योंकि हमने डिस्कस किया जब भी हमारे पास टेट्रापाइरोल की एक्युमुलेशन होगी तो हमारे पास फोटोसेंसिटिविटी आएगी। नेक्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस में जब हमारे पास कोप्रोपोरफाइरिनोजेन 3 हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम था वो था बेसिकली पोरफाइरिनोजेन ऑक्सीडेज, जिसने बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिनोजेन में बनना था, इसलिए हमारे पास ये एंजाइम है। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास पोरफायरिया होगा उसको हम बोलेंगे हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया। इसका नाम बेसिकली इससे मिल रहा है हमारे पास हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया HCP। ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ पोरफायरिया। इसमें बेसिकली हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है कोप्रोपोरफाइरिनोजेन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बेसिकली हमारे पास इसकी एक्युमुलेशन होने लग जाएगी, इसकी और बाकी जो पीछे वाले इंटरमीडिएट्स हैं उनकी एक्युमुलेशन होने लग जाएगी। और हमारे पास ये क्या है, फोटोसेंसिटिव है क्योंकि इसमें हमारे पास जिस चीज़ की हमारे पास एक्युमुलेशन हो रही है वो एक टेट्रापाइरोल है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फोटोसेंसिटिव टाइप ऑफ लाइक इसके सिम्टम्स जो हमारे पास फोटोसेंसिटिविटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब प्रोटोपोरफायरिन 9 हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज। बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये बन रहा है। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास पोरफायरिया उसको हम बोलेंगे वेरीगेट पोरफायरिया VP। यह भी हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप है। इसमें हमारे पास डेफिशिएंसी हो जानी है प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हमारे पास इसकी एक्युमुलेशन स्टार्ट होने लग जाएगी यूरिन में प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 की और ये भी हमारे पास फोटोसेंसिटिव है। तो अभी तक के सारे जो हमने डिस्कस किया पोरफायरियाज, इनके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया, इनके सिम्टम्स में ये फोटोसेंसिटिव हैं या नहीं, किस चीज़ की एक्युमुलेशन हो रही है यूरिन में। तो हमारे पास जो सिनेरियोज हैं इसमें सब आ सकता है कि हमारे पास एक पर्सन के लैब जो टेस्ट है उसमें हमारे पास आ रहा है कि इसके यूरिन में इस चीज़ की एक्युमुलेशन हुई हुई है। सिम्टम्स फोटोसेंसिटिविटी वाले या फिर न्यूरोपैथी वाले, हमारे पास एब्डोमिनल पेन वाले, तो वो सारे सिम्टम्स इस तरह से हम देखेंगे, हम खुद फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पोरफायरिया है। पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा भी हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का होता है। लास्ट स्टेप जब हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 हमारे पास हीम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम था दैट इज फेरोकिलेटेज। अगर हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास हीम नहीं बन पाएगा। तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास पोरफायरिया आएगा दैट इज इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया। ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया है। ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है और ऑटोसोमल रेसेसिव भी होता है। इसमें बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है फेरोकिलेटेज एंजाइम की। प्रोटोपोरफायरिन 9 हमारे पास एक्युमुलेट करने लग जाता है RBC, बोन मैरो और प्लाज्मा में और ये भी हमारे पास फोटो सेंसिटिव है। तो ये सारे हमारे पास पोरफायरिया हैं जिनको हमने डिस्कस किया। ये सब पोरफायरिया हमारे पास इनकी हर चीज़ को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इरिथ्रोपोएटिक है या फिर हेपेटिक है। इरिथ्रोपोएटिक हमारे पास दो ही हैं जिनमें इरिथ्रोपोएटिक वर्ड आ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ये भी हमने डिस्कस किया। बेसिकली हमारे पास इनमें सभी ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं सिवाय हमारे पास कंजेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया और हमारे पास इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया जो हमारे पास डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। बाकी सब हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट थे। लास्ट में अगर हम इस हीम सिंथेसिस के निमोनिक की बात करें तो हम इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। स्पाइडर्स मैन ग्रैनी ऑलवेज पुट हनी अप टू कॉर्न्स पॉप हीप।
तो स्पाइडरमैन से हमारे पास सक्सिनाइल, ग्रेनी से ग्लाइसिन, ऑलवेज से हमारे पास अमाइनो लिनिक एसिड हमारे पास आ जाएगा, पुट से हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन, हनी से हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, अप2 से हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजिन, कॉर्न से हमारे पास कोपोरफायरिनोजिन, और इस तरह से हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन, प्रोटोपोरफायरिन, और हमारे पास हीम आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये सारा हम इसको याद रख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जब ALA से PBG नहीं बन पा रहा था तो हमारे पास कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, ALA डिहाइड्रेटेज, और ये हमारे पास बेसिकली लेड पॉइजनिंग थी। जब हमारे पास PBG को HMB में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया हो जाता है। जब हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन को यूरोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास कंजेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया हो जाता है। जब हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 को कोप्रोपोरफायरिनोजन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा हो जाता है। जब हमारे पास कोप्रोपोरफायरिनोजन को प्रोटोपोरफायरिनोजन में नहीं कन्वर्ट किया जाता तो हमारे पास हेरिडिटेरी कोप्रोपोरफायरिनोजन पोरफायरिया हो जाता है, और लास्ट में हमारे पास वेरीगेट पोरफायरिया और इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया हमारे पास हो जाता है। तो ये सारे पोरफायरियाज हम इस तरह से इनको याद रखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फोटोसेंसिटिविटी बेसिकली क्यों होती है। तो हमारे पास जो कलरलेस पोरफायरिनोजन बने थे, जैसा कि हमने डिफरेंट पोरफायरियाज में देखा, जैसा कि हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन थे, इसके अलावा हमारे पास आगे कोप्रोपोरफायरिनोजन थे, वो हमारे पास कलरलेस थे। लेकिन जिस तरह से वो सनलाइट या फिर हमारे पास ऑक्सीडाइज होते थे तो हमारे पास वो कलर्ड पोरफायरिन्स बन जाते थे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो पोरफायरिन्स में कन्वर्ट होते थे। तो जो पोरफायरिन्स है बेसिकली हमारे पास फोटोसेंसिटाइजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सनलाइट के मिलने पर टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाते हैं। ये रेडिकल्स हमारे पास मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देते हैं और हमारे पास लाइसोसोम से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम निकालते हैं जो कि हमारे पास स्किन पर ब्लिस्टर्स वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास बेसिकली फोटोसेंसिटिविटी होती है। दो इफेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हीम इफेक्ट और ड्रग इफेक्ट। इनको स्टार्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिकली जब हमारे पास पोरफायरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है, हमारे पास हीम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसने जिस प्रोटीन के साथ एपोप्रोटीन के साथ अटैच होना है, फॉर एग्जांपल ग्लोबिन के साथ अटैच होना है, या फिर किसी भी साइटोक्रोम के केस में किसी प्रोटीन के साथ अटैच होना है और उस प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, तो बेसिकली हमारे पास हीम की अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उस एपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन हमारे पास कम है। तो वो हीम अपने Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा और हीम से हमारे पास हेमिन बन जाएगा। अब ये हेमिन बेसिकली हमारे पास ALAS1 एंजाइम जो था, जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में था, जो बेसिकली हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम 1 और ग्लाइसिन जब रिएक्ट करके डेल्टा अमाइनो लिविलिनिक एसिड बना रहे थे, तो हमारे पास जो LAS1 एंजाइम था उस एंजाइम पे नेगेटिव फीडबैक करेगा हेमिन हमारे पास जाके, ताकि हमारे पास हीम की प्रोडक्शन जो हो रही है वो बंद हो जाए, क्योंकि हीम ऑलरेडी हमारे पास एक्यूमुलेट हो चुका है। ये LAS1 को हमने इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया, हमारे पास टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। बेसिकली हेमिन का जो नेगेटिव फीडबैक होता है हमारे पास ALAS1 पर ही होता है। अगर हम ALAS2 की बात करें, जो कि हमारे पास एरिथ्रॉइड सेल्स में ये एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट था, तो बेसिकली इसका हेमिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बेसिकली हमारे पास इंट्रासेलुलर आयरन के साथ इसका हमारे पास इसका सारा कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। बेसिकली जब हमारे पास आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास ALAS2 के ऊपर उसका पॉजिटिव फीडबैक होता है ताकि वो और हीम बनाए, और वो हीम हमारे पास आयरन के साथ अटैच होकर पोरफायरिन बनाए। तो बेसिकली आयरन का हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है ALAS2 पे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग इफेक्ट। तो ड्रग इफेक्ट में बेसिकली हमने देखना है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है, जीनोबायोटिक केमिकल्स, तो बेसिकली इनको मेटाबोलाइज करना होता है हमारे पास CYP साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम ने इसको मेटाबोलाइज करना होता है। तो हमारे पास बेसिकली जब कोई ड्रग आती है तो हमारे पास जो ALAS1 जो कि हमारे पास सेपेटिक या फिर टिश्यूज़ वाला एंजाइम था, उसकी एक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज़ कर दी जाती है। वो बेसिकली हीम की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब हीम की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास साइटोक्रोम्स P450 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और हमारे पास बेसिकली जब इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी तो हमारे पास ड्रग की मेटाबोलाइज करवाएगा। इस तरह से हमारे पास सारी हीम इसको बनाने में यूज़ हो जाएगी। तो हमारे पास फ्री और अनबाउंड हीम जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बेसिकली हमारे पास जब हीम लिवर में हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी तो ALAS1 की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो हमारे पास अमाइनो लिविलिनिक एसिड को इंक्रीज़ करेगा, और इस तरह से हमारे पास हीम की
प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो जिस तरह से हमारे पास अगर हीम की प्रोडक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और हीम हमारे पास कम प्रेजेंट होगा तो हमारे पास हीम की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और अगर हमारे पास हीम की प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ड्रग इफेक्ट है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लाइक लेड वगैरह का या फिर ड्रग्स का या फिर हेमिन का हमारे पास डिफरेंट इंटरमीडिएट्स पे क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक होता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास वही पेज है जिसके ऊपर हमने सारे स्टेप्स को डिस्कस किया था हीम सिंथेसिस का। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स नहीं बताए थे मैंने उस वक्त, बिकॉज हमने उनको डिस्कस नहीं किया था। तो ये पॉइंट्स है हमारे पास कि हमने अभी डिस्कस किया कि हीम जब हमारे पास Fe2+ इसका जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसका Fe2+ हमारे पास Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे पास हेमिन बन जाता है। तो ये हेमिन बेसिकली हमने डिस्कस किया कि इसका नेगेटिव फीडबैक होता है हमारे पास ALS1 पर। उस ALS1 पर नेगेटिव फीडबैक होता है और वो हमारे पास बेसिकली आगे अमाइनो लिविलिनिक एसिड नहीं बनवाएगा और इससे आगे हमारे पास हीम की प्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन हमने बोला कि ALAS2 का हेमिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आयरन के साथ है। और आयरन का हमने देखा कि आयरन का पॉजिटिव फीडबैक है। जब आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास ALAS2 अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है ताकि पोरफायरिन बनाए जो कि आयरन के साथ रिएक्शन करें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ALA डिहाइड्रेटेज, एक एंजाइम था हमारे पास। इस एंजाइम के ऊपर लेड का नेगेटिव फीडबैक था। लेड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और लेड इसको फ़ौरन इनहिबिट करा देता था। इसी तरह से लास्ट में हमने डिस्कस किया था फेरोकिलेटेज, तो इसका भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक था लेड के ऊपर। लेड का इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक था, लेड इसको फ़ौरन इनहिबिट करवा देता था। तो ये सब था हमारे पास पोरफायरियाज के बारे में, हीम सिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में, और जितने डिसऑर्डर इसके साथ रिलेटेड थे वो सब हमने डिस्कस किए। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।